इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था और ये सौभाग्य मुझे मिला था। और आप तो जानते हैं हम एक ऐसा वर्क कल्चर लाए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उद्घाटन भी हम ही करते हैं। अटकाना, लटकाना, भटकाना वो समय चला गया। लेकिन मैं बात और करना चाहता हूं। 2019 फरवरी में मैंने इसका शिलान्यास किया था। अब 2019 मई में चुनाव आने वाले थे। ये जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर होते हैं जिनकी आंखों पर पुराने जमाने के चश्मे टंगे हुए हैं, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट कुछ बनने वाला नहीं है, ये तो चुनाव है ना, इसलिए मोदी यहां पत्थर खड़ा करने आ गया है। और यहां हो रहा है नहीं, हर चीज में उनको चुनाव नजर आता है। हर चीज के अंदर किसी भी अच्छे काम को चुनाव के रंग से रंग देने की फैशन हो गई है। इन सब लोगों को आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन एक करारा जवाब है, उनके मुंह पे तमाचा है। और मेरी इन पॉलिटिकल कमेंटेटर से आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि भी अब पुराने चश्मे उतार दीजिए। ये देश नए उमंग और उत्साह के साथ चल पड़ा है। राजनीति के तराजू से तोलना बंद कीजिए। जो कमेंटेटर इसको चुनावी घोषणा कहते थे, आज 3 साल के भीतर ही वो इस आधुनिक भव्य स्वरूप से आकार ये हमारा एयरपोर्ट देख रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी हाजिरी में, लाखों लोगों की साक्षी में पूरा अरुणाचल आज ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, पूरा अरुणाचल जुड़ा हुआ है। ये भी एक बड़े गर्व की बात है। कई देशों ने यूक्रेन को हथियार देने से मना तक कर दिया है और अब पुतिन ने सर्दियों में यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर जेलेंस्की की परेशानी को बढ़ा दिया है। उधर खबर है कि नेटो एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तैयारी कर रहा है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के 5 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होंगे। रूस ने कीव और उसके आसपास जो हमला किया था उसके बाद टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि रूस बार बार कीव और यूक्रेन के दूसरे बड़े शहरों पर हमला कर रहा है। वो उन्हें दोबारा खड़े होने का मौका ही नहीं देना चाहता। इसी वजह से जैसे ही लगता है कि रूस थोड़ा रुक गया है, वो लौटता है और दुगनी ताकत से हमला करता है। 3 दिन पहले यूक्रेन की राजधानी और कई और बड़े शहरों पर मिसाइलें बरसाकर उसने फिर से बता दिया कि वो यूक्रेन के लोगों को शांति से जीने नहीं देगा। और अब तो बात नेटो देश पोलैंड तक पहुंच चुकी है, क्योंकि चाहे वहां रूस की मिसाइलें गिरी हो या नहीं, क्योंकि नेटो में शामिल कई देश कह रहे हैं कि पोलैंड में गिरी मिसाइल रूस की हो या यूक्रेन की, उनके वहां पहुंचने की वजह तो रूसी है। क्योंकि ये घटना उस दौरान हुई जब रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागी थीं और नेटो का मानना है कि उन्हें रोकने के चक्कर में ही यूक्रेन की मिसाइल पोलैंड के अंदर जा गिरी, जिससे 2 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद खतरे की घंटी बज गई। नेटो ने यह तो नहीं माना कि रूस की मिसाइल पोलैंड पहुंची, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया कि रूस आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसी वजह से उसने समंदर में एक बड़ी ड्रिल की प्लानिंग कर ली, जिसमें 5 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होंगे, जिनमें अमेरिका का CVN-77 शामिल है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर CVN-78 भी इस ड्रिल का हिस्सा है। इसके अलावा फ्रांस, इटली और यूके के युद्धपोत भी इस ड्रिल का हिस्सा बनेंगे। और ये 5 एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे यूरोप में समंदर में घूम घूम कर युद्ध अभ्यास करेंगे। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी जंग के 268वें दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। कीव, ओदेसा, सुमी, विनिचा, ज्यादातर इलाके पूरी तरह अंधेरे में डूब गए हैं। इसके अलावा कई दूसरे शहरों में भी बिजली गुल हो गई है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूस अपनी मिसाइलों से यूक्रेन के पावर प्लांटों को निशाना बना रहा है। इसकी मिसाइलें
ऐसी जगहों पर वार कर रही हैं जहां से यूक्रेन के शहरों को बिजली सप्लाई होती है। लेकिन रूस का निशाना सिर्फ यूक्रेन के शहर ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि उसका पड़ोसी मोल्दोवा भी बिजली के भारी संकट से जूझ रहा है। यूक्रेन का साथ देने की वजह से मोल्दोवा को भी रूस के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और वहां के भी 6 शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तो यूक्रेन के उन शहरों को उठानी पड़ रही है जहां पिछले कई दिनों से रूसी मिसाइलें तांडव कर रही हैं। उनके हमले से एक के बाद एक कई शहरों की बत्ती गुल हो गई है। इसे पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है। यानी जंग जीतने के लिए पुतिन पूरे यूक्रेन को अंधेरे में डुबो देना चाहते हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ रोज से उनकी मिसाइलों का निशाना यूक्रेन के पावर प्लांटों की तरफ हो गया है। रूसी सेना चुन चुनकर उन जगहों को निशाना बना रही है जहां से यूक्रेन को बिजली सप्लाई होती है। उसकी मिसाइलें अलग अलग शहरों में पावर प्लांट पर गिरकर उन्हें तबाह कर रही हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन पहली बार ऐसे संकट से जूझ रहा है जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। खुद जेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग अंधेरे का सामना कर रहे हैं और यूक्रेन ने इस ब्लैकआउट का एक वीडियो भी जारी किया। दावा किया गया कि कई शहरों के ज्यादातर हिस्सों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। लेकिन ज्यादा परेशानी का सामना कीव समेत यूक्रेन के 4 शहर कर रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि इन शहरों में कुछ ही इलाके ऐसे बचे हैं जहां बिजली की सप्लाई की जा रही है। हालांकि बचे हुए हिस्से भी कब अंधेरे में डूब जाएंगे इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रूस ने एक बार फिर अपनी मिसाइलों से वहां पावर प्लांटों को निशाना बनाया। दावा किया गया कि रूस के इन ताजा हमलों ने वहां के बिजली घरों को फिर तगड़ा नुकसान पहुंचाया और एक बार फिर रूस ने इस तरह से हमले किए कि यूक्रेन की चारों दिशाओं में अफरा तफरी मच जाए। रूस ने इस बार जिन शहरों को निशाना बनाया उनमें उत्तर में मौजूद राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा पश्चिम के विनीचा शहर को भी निशाना बनाया गया, जबकि दक्षिण के ओदेसा और दक्षिण पश्चिम में मौजूद सुमय को भी मिसाइलों की मार से दहला दिया गया। यानी रूस ने इस बार के हमले में भी ये तय कर लिया था कि यूक्रेन का कोई कोना उसकी मार से छूट न जाए, जैसा कि उसने 1 रोज पहले के अटैक में भी किया था। तब रूस की मिसाइलें कीव, ओदेसा और नीप्रो पर बरसी थी। नीप्रो में तो उसने एक मिसाइल फैक्ट्री को ही उड़ा दिया था, जबकि कीव और ओदेसा में बिजली बनाने वाले ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। और माना जा रहा है कि रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों के पीछे खैरसॉन में मिली हार की बौखलाहट है। कहा जा रहा है कि खैरसॉन में हार की चोट पुतिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन में भी उनकी सेना बुरी तरह फंस गई है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली है। वो यूक्रेन की सेना की बजाय ऐसी जगहों पर हमले कर रहे हैं जिससे वहां के लोग पस्त हो जाएं। 1 रोज पहले ही वहां भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद वहां का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक होने का अनुमान जताया गया। और ऐसी हालत में अगर बिजली ही नहीं रही तो फिर यूक्रेन के लोगों पर ठंड का कहर टूट पड़ेगा। हालांकि जेलेंस्की ने बिजली की सप्लाई में जल्द सुधार का भरोसा दिया। Зараз засуджені виконавці і забезпечена основа. लेकिन माना जा रहा है कि रूस अगर ऐसे ही हमले करता रहा तो आने वाले दिन पूर्वोत्तर देश की प्राथमिकता है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज हो या सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज हो, रेल लाइन बिछानी हो या रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बनाना हो, देश के लिए पूर्वोत्तर सबसे पहले है। इसी का परिणाम है कि आज नॉर्थ ईस्ट में अपेक्षा और अवसरों का नया दौर शुरू हो चुका है, नया युग शुरू हो चुका है। आज का ये आयोजन नए भारत की इस अप्रोच का बहुत शानदार उदाहरण है। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। आजादी के बाद से 7 दशकों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल 9 एयरपोर्ट थे, जबकि हमारी सरकार सिर्फ 8 वर्षों में 7 नए एयरपोर्ट बना दिए। यहां कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जो आजादी के 75 वर्ष बाद अब एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। इस वजह से अब नॉर्थ ईस्ट आने जाने वाली उड़ानों की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, ईटानगर का ये डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश के अतीत
और संस्कृति का भी गवाह बन रहा है। और मुझे बताया गया, प्रेमा जी बता रहे थे कि डोनी यानी सूर्य और पोलो चंद्रमा को कहते हैं। और मैं अरुणाचल की डोनी पोलो संस्कृति से भी, उसमें भी विकास के लिए एक सबक देखता हूं। प्रकाश एक ही है, पर सूरज की रोशनी और चंद्रमा का प्रकाश, शीतलता, दोनों ही को अपनी अपनी एक अहमियत है, अपना एक सामर्थ्य है।